हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 8 दिसंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। आज 8 दिसंबर हो गया, यानी कि ये जो वर्ष है 2024 धीरे धीरे ये भी जाने वाला है और नया वर्ष आने वाला है। तो हम बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बढ़ेंगे हम आगे और आज के सबसे पहले प्रश्न की बात करेंगे। आज का सबसे पहला प्रश्न है, निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विकसित पोर्टल का नाम क्या है। यानी कि उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा एक पोर्टल विकसित किया गया है, इस पोर्टल का क्या नाम रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी कि राष्ट्रीय कानूनी मेट्रोलॉजी पोर्टल यानी ई माप पोर्टल, इसका नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर इसके बारे में हम बात करें तो उपभोक्ता मामले विभाग राज्य कानूनी माप पद्धति प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए राष्ट्रीय कानूनी माप पद्धति पोर्टल यानी ई माप विकसित कर रहा है। ई माप जो है ये लाइसेंसिंग, सत्यापन और अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा। यानी कि किसी भी प्रकार के लिए अगर लाइसेंस लेना होगा, सत्यापन करवाना होगा या अनुपालन जो प्रक्रियाएं हैं उनको अगर सुव्यवस्थित करना होगा तो उसके लिए ये पोर्टल काम करेगा, जिससे कई राज्य पोर्टल पंजीकरणों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। यानी इससे जो अलग अलग राज्यों के लिए जो पोर्टल बनाए जाते हैं, यानी कि राज्यों के द्वारा अपने यहाँ के जो पोर्टल तैयार किए जाते हैं उनकी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसी एक ही पोर्टल के माध्यम से सभी राज्य अपने अपने यहाँ की जो भी इम्पोर्टेंट कार्य होंगे वो इसके द्वारा करवाएंगे, चाहे वो लाइसेंसिंग करना हो, सत्यापन करना हो या जो प्रक्रियाएँ हैं उनका अनुपालन करना हो, वो सभी इसके द्वारा सुव्यवस्थित किए जा सकेंगे। वर्तमान में प्रवर्तन गतिविधियां और कंपाउंडिंग ऑनलाइन नहीं है, यानी कि वर्तमान में जो भी कार्य हैं उपभोक्ता मामले की वो ना तो कंपाउंडिंग है और ना ही ऑनलाइन है। और इस पोर्टल के आने के बाद ये सारी जो गतिविधियां होंगी वो सब ऑनलाइन हो जाएंगी। ई माप प्रवर्तन सहित सभी कार्यों को एक प्रणाली एकीकृत विकसित करेगा। यानी कि ये जो ई माप है ये प्रवर्तन सहित जो भी सभी कार्य हैं उन सबको एक प्रणाली के रूप में एकीकृत करने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो होने वाला है इसका आयोजन कहाँ पर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा और ऑप्शन नंबर डी है लद्दाख। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, हरियाणा में कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र में ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। डिटेल में बात करें तो इंटरनेशनल गीता महोत्सव, हरियाणा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं नवाब सिंह सैनी, इन्होंने 5 दिसंबर 2024 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया। कुरुक्षेत्र आप सभी लोग जानते हैं, महाभारत का जो युद्ध है वो कुरुक्षेत्र के मैदान में ही हुआ था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कुरुक्षेत्र। और सिर्फ युद्ध के लिए ही नहीं बल्कि वही युद्ध के क्षेत्र में जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता का जो उपदेश दिया गया था अर्जुन को, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव है ये इसी कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका महोत्सव आयोजन का उद्घाटन किया गया है। बात करें 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है ये 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अगर देखा जाए तो अफ्रीकी देश जो है तंजानिया वो विदेशी साझेदार देश है और राज्यों में उड़ीसा राज्य इसका प्रमुख साझेदार है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मस्कट ओमान में पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता। यानी कि जो भी हाल ही में पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का आयोजन किया गया वो ओमान के मस्कट में किया गया और इसे जीता किसने। तो ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी है पाकिस्तान और डी है मलेशिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर 5वीं बार पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप जीता। फाइनल में इसने पाकिस्तान को 5-3 के अंतर से हराया।
2024 संस्करण में अपनी जीत से पहले भारतीय टीम ने एक 2023 में, 2015 में, 2008 में और 2004 में ये जो खिताब है यानी कि पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का जो खिताब है वो भारत जीता हुआ था। और इस बार जो जीता है तो ये 5वीं बार भारत ने जीता हुआ है। मेजबानी ओमान हॉकी एसोसिएशन ने 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक मस्कट में की, यानी इसकी जो मेजबानी है वो ओमान हॉकी एसोसिएशन के द्वारा 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक मस्कट यानी ओमान की मस्कट में इसका आयोजन किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है ट्रोएसेटिया थैलासीना और प्रोटेरोथ्रिक्स सिबली जो हाल ही में समाचारों में, न्यूज़पेपर्स में, खबरों में रही, किस प्रजाति से संबंधित है? यानी कि नाम है ट्रोएसेटिया थैलेसीना और प्रोटेरोथ्रिक्स सिबली, ये दो नए खोजी गई प्रजातियों के नाम हैं। और ये क्या है ये जिनको खोजा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है पंख वाला घुन, बी है मछली, सी है मकड़ी और डी है चमगादड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी ये दोनों पंख वाले घुन हैं जिनकी प्रजाति अभी हाल ही में खोजी गई है। डिटेल में अगर इसके बारे में हम बात करें तो मेघालय के उपोष्ण कटिबंधीय जंगलों में शोधकर्ताओं ने 2 नई पंख वाली घुन प्रजातियों की खोज की है। नाम इनका ट्रोसेटिया थैलेसीना और प्रोटेरोथ्रिक्स सिबली, ये इनका नाम रखा गया है। और इनका जो नाम है वो समुद्री हरे रंग के पंखों के कारण रखा गया है। इसमें नर में अद्वितीय अर्ध अंडाकार संरचनाएं और मादा में गैर स्क्लेरोटाइज्ड लैकुने ये सभी मौजूद हैं। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नेतुम्बो नंदी नदैतवाह को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? यानी नाम है इनका नेतुम्बो नंदी नदैतवाह, इनको किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है कैमरून, बी मलावी, सी है नामीबिया और डी है बोत्सवाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नेतुम्बो नंदी नदैतवाह को चुना गया है। नामीबिया आप सभी लोग जानते हैं दक्षिण अफ्रीका का ये देश है और यहीं से ही जो चीते हैं वो चीते लाए गए थे, जो कि उन चीतों को भारत के कुनो राष्ट्रीय पार्क में उन चीतों को रखा गया था। बढ़ेंगे हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। नाम है इनका नेतुम्बो नंदी नदैतवा। ये पहले उपराष्ट्रपति थी और फिर उपराष्ट्रपति के बाद इनको वहाँ की यानी कि नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इनको चुन लिया गया है। इन्हें 57% वोट मिले हैं। इन्होंने आईपीसी की पंडुलेनी इटूला को हराया जिन्हें सिर्फ 26% वोट मिले। यानी कि आईपीसी जो पार्टी है उस पार्टी की जो इनकी तरफ विपक्ष में लड़ रही थी पंडुलेनी इटूला, उनको इन्होंने 26% वोट मिले हैं, उनको इन्होंने हराया है। उन्होंने विदेश मंत्री सहित कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाई हैं, यानी कि ये नामीबिया देश की विदेश मंत्री भी रही, उपराष्ट्रपति भी हैं और अब जाकर के ये वहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुन ली गई हैं। बात करें तो स्वैपो यानी SWAPO ये वहाँ की पार्टी है। इसने नेशनल असेंबली की 96 सीटों में से 51 सीटें भी जीती हैं, यानी कि 57% वोटों में इसने 51 जो सीटें हैं वो जीत ली हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की जल संचयन परियोजना के लिए ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से $50 मिलियन ऋण को मंजूरी दी गई है? तो ए ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है असम और डी ऑप्शन है मेघालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी मेघालय राज्य की जल संचय परियोजना के लिए ADB से $50 मिलियन ऋण को मंजूरी दी गई है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो मेघालय की जल संचयन परियोजना के लिए ADB से $50 मिलियन ऋण की मंजूरी दी गई है। इसका जो उद्देश्य है वो 5 दिसंबर 2024 को इस उद्देश्य के लिए 5 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में भारत सरकार और ADB प्रतिनिधि के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और बात करें अगर भारत सरकार की तरफ से तो आर्थिक मामलों के विभाग के जो संयुक्त सचिव हैं जूही मुखर्जी और ADB की तरफ से भारत निवासी मिशन के कंट्री डायरेक्टर जो है मियो ओका, इन्होंने मिल करके इस पर हस्ताक्षर किया हुआ है।
बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसे दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनने की मंजूरी दी है? यानी ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली का जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो किसे बनाया है? तो ए ऑप्शन है आर एलिसबाज, बी है दिनेश भाटिया, सी ऑप्शन है उन्मुक्त चंद और डी ऑप्शन है नितिन गडकरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी आर एलिसबाज जो है ये ईसीआई ने इनको दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया हुआ है। डिटेल में अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर हैं आर एलिसबाज, इनको दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है, यानी चीफ इलेक्शन ऑफिसर इनको नियुक्त किया गया है। सीईओ वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के वो मत देखिएगा, यहाँ पर सीईओ का मतलब है चीफ इलेक्शन ऑफिसर यानी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी। वह पी कृष्णमूर्ति की जगह लेंगी, जिन्हें अगस्त 2023 में दिल्ली का सीईओ यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया गया था। जो आर एलिसबाज हैं ये 2005 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर की अधिकारी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ? यानी कि 13वां संस्करण है और ये 13वां संस्करण जो है राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का ये कहां शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है गुवाहाटी, बी है अजमेर, सी है देहरादून और डी है वाराणसी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाराणसी में 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन शुरू किया गया। डिटेल में अगर बात करें तो आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस ये 28 से 30 नवंबर 2024 को वाराणसी में आयोजित की जाएगी। यानी कि इसका आयोजन वाराणसी में होगा क्या 28 से 30 नवंबर में इसका जो आयोजन है वो किया गया वाराणसी में। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हाल ही में 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन वाराणसी में शुरू हुआ और ये 28 नवंबर 2024 को श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में इसका आयोजन किया गया। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच की साझेदारी को मजबूत बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर पृथ्वींद्र मुखर्जी का निधन हुआ, वह कौन थे? यानी कि जो पृथ्वींद्र मुखर्जी है इनका हाल ही में भी निधन हुआ, ये किससे संबंधित थे? ए ऑप्शन है शोधकर्ता, बी ऑप्शन है अभिनेता, सी ऑप्शन है पत्रकार और डी ऑप्शन है गायक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये शोधकर्ता थे डॉक्टर पृथ्वींद्र मुखर्जी और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। डिटेल में अगर बात करें तो हाल ही में डॉक्टर पृथ्वींद्र मुखर्जी का निधन हुआ, वह एक बहुत महान शोधकर्ता थे। डॉक्टर मुखर्जी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे और उन्हें संगीत एवं कविता में भी गहरी रुचि थी। भारत के इतिहास को संरक्षित करने, क्योंकि शोधकर्ता थे तो विभिन्न प्रकार की शोध करते थे, तो भारत के इतिहास को संरक्षित करने, विशेषकर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत फ्रांस संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के उनके प्रयास भी उतने ही उल्लेखनीय हैं जितने ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व के रूप में ये थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिहार में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम की अध्यक्षता की? तो ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर एस जयशंकर, सी है ऑप्शन नंबर निर्मला सीतारमण और ऑप्शन नंबर डी है जयशंकर जायसवाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्मला सीतारमण ने बिहार में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम की अध्यक्षता की हुई है। डिटेल में अगर बात करें तो निर्मला सीतारमण ने बिहार के मधुबनी में, जो कि वहाँ का जिला है, वहाँ पर क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम की अध्यक्षता की। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वह भी इसमें वहाँ उपस्थित रहे। सीतारमण यानी निर्मला सीतारमण ने इस अवसर पर विभिन्न बैंकों द्वारा 50,294 लाभार्थियों को 1,121 करोड़ रुपए के ऋण भी वितरित किए।
क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के कुछ वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड भी प्रदान किए गए, जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी हाल ही में केवल वरिष्ठ व्यक्ति जो है, वरिष्ठ जो नागरिक हैं जो कि 70 और 70 प्लस की हो गए हैं, उनके लिए अभी लॉन्च किया गया था आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और इन कार्डों को भी वहां पर वितरित किया गया। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, जो भी एक्सप्लेनेशन रही है वो एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।